बीजेपी विश्व के अंदर इस टाइम काफी अच्छी काम कर रही है और इंडिया में भी अच्छी तरह फैल रही है, लेकिन कहाँ वो दिल्ली में कहाँ चूक रही है? देखिए, दिल्ली में लगातार पिछले 2 संसदीय चुनाव से सभी 7 सीटें हम जीत रहे हैं और उस जीत के मार्जिन को यदि देखा जाए और विधानसभा वार उसका विश्लेषण किया जाए तो हम 60 से भी अधिक विधानसभाओं पर दोनों लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। तो दिल्ली ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति.com में एक नए चेहरे के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे साथ जो नेता है, नेता नहीं, मैं उन्हें एक जन प्रतिनिधि कहूंगा, जनता का सेवक कहूंगा। उनका नाम है श्री अशोक यादव जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक करियर से। जी। किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिला, किस तरीके से आपका राजनीति में आना हुआ, उसके बारे में शुरुआत करते हैं, बताइए। देखिए, राजनीति में आने की जो सबसे पहली प्रेरणा मुझे मिली, मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु युग पुरुष स्वामी परमानंद जी से मिली। मेरे गुरुजी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के संत हैं और उनकी शिष्या साध्वी ऋतंबरा, जिन्हें दीदी माँ के नाम से पूरा देश जानता है और बल्कि विश्व में ख्याति प्राप्त हैं। तो गुरुजी के विचारों को सुन सुनकर मेरे अंदर राष्ट्रवाद की, देश प्रेम की, अपने भारत की संस्कृति और जो हमारी आध्यात्मिक हमारा शक्ति है, हमारा इतिहास रहा है, उसको सुन सुनकर मेरे मन में विचार उठे। जिस प्रकार की जब मेरी किशोर अवस्था थी, उस समय भारत में परिस्थितियां थी। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था, कश्मीर में आतंकवाद आरंभिक दौर में था और देश में सांप्रदायिक हिंसा से बहुत सारे देश के सूबे ग्रसित थे। ऐसे समय पर मेरे मन में विचार आता था कि क्या देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल अथवा नेतृत्व नहीं है जो इन समस्याओं के हल के प्रति गंभीरता से सोच रखता हो। तो किशोर अवस्था में मेरे मन में ये चिंतन होता था और अपने जवानी के आरंभिक दिनों में ही मैंने गौरक्षा महाअभियान समिति में कार्य किया, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया। उसके बाद 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी से भी इसलिए जुड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ की जो विचारधारा है और जो उसके सिद्धांत हैं और जो संघ की नैतिक शिक्षा है, उसके आधार पर राजनीति करती है। तो देश प्रेम, राष्ट्रवाद, इसकी जो हमारी नर्सरी है, जो हमारी पहली पाठशाला है, वो संघ है और संघ के ही विचारों को लेकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने विचारों और अपने चिंतन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लगी, इसलिए मैं राजनीति में आया। संघ से जुड़ी काफी बातें आती हैं। संघ बीजेपी के साथ हमेशा जुड़ा रहा है शुरू से ही। जी। संघ की विचारधारा मूल रूप से है क्या? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्सर लोग इसके लिए हमेशा नेगेटिव चले जाते हैं। जी, देखिए, संघ के बारे में यदि एक वृहत स्तर पर, व्यापक स्तर पर कुछ कहना हो तो संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इसके लिए अधिक उपयुक्त हैं, लेकिन एक स्वयंसेवक के नाते जो मैंने संघ से सीखा है, मैं उस पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। जो संघ की विचारधारा है कि भारत जो एक समय पर विश्व गुरु था, हम विश्व को दिशा देते थे, हम विश्व को ज्ञान देते थे, भारत उस पदवी से कब नीचे चला गया पता ही नहीं चला। हमारे पर निरंतर विदेशी आक्रमण हुए, उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम मानसिक रूप से इतना कमजोर हो गए कि जो देश विश्व को दिशा देता था वह स्वयं पश्चिम से दिशा प्राप्त करने लगा। हम ज्ञान के लिए, हम दिशा के लिए, विचारों के लिए, नए अनुसंधान के लिए हम पश्चिम पे निर्भर हो गए, जबकि हमारे यहाँ विचारों की बहुत अधिक स्वतंत्रता थी, हमारे विचार बहुत अधिक खुले थे और हमारे जो शोध थे वैज्ञानिक, वो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने किए थे। जैसे हमारे दशमलव का और जीरो का सिद्धांत भारत ने दिया था, जो नक्षत्रों की संज्ञा थी वो भारत बहुत पहले विज्ञान की, जो आधुनिक विज्ञान की खोज से पहले दे चुका था। तो संघ उसी भारत को पुनः उसी पदवी पर बिठाना चाहता है, विश्व गुरु की पदवी पर। दूसरा, भारत सामरिक रूप से भी इतना समृद्ध और सशक्त हो कि जिस प्रकार हमने 800 वर्ष गुलामी झेली विदेशी आक्रांताओं की, अंग्रेजों की,
वह दिन हमें दोबारा ना देखने पड़े, क्योंकि हमारा इतिहास एक से बढ़कर एक वीर राजाओं से भरा पड़ा है। उसके बावजूद हमने 800 साल की गुलाबी हमने देखी। तो संघ की यही विचारधारा है कि भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करना है, समस्त विरोधाभासों को समाप्त करके अलग अलग सूबाओं की जो और भाषाओं की अलग अलग पहचान है, ठीक है वो पहचान कायम रहे, आपकी जो सूबाई अस्मिता है, भाषाई अस्मिता वो कायम रहे, लेकिन एक वृहद पहचान, एक बड़ी पहचान, एक भारतीय पहचान के साथ हम विश्व के सामने खड़े हों, यह संघ की विचारधारा है। मेरा अगला सवाल बीजेपी से लेकर, बीजेपी विश्व के अंदर इस टाइम काफी अच्छी काम कर रही है और इंडिया में भी अच्छी तरह फैली है, लेकिन कहाँ वो दिल्ली में कहाँ चूक रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके विचार जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, या कनेक्ट कहाँ पर, कमी कहाँ पर है? देखिए, दिल्ली में लगातार पिछले 2 संसदीय चुनावों से सभी 7 सीटें हम जीत रहे हैं, और उस जीत के मार्जिन को यदि देखा जाए और विधानसभा वार उसका विश्लेषण किया जाए, तो हम 60 से भी अधिक विधानसभाओं पर दोनों लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। तो दिल्ली ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। जब हम विधानसभा चुनाव पर आते हैं, तो विधानसभा चुनाव का जो परिसीमन पिछला हुआ था, उसमें कांग्रेस ने इस प्रकार से अपनी मनमानी चलाई थी, विधानसभा क्षेत्रों को इस प्रकार से बनाया गया था कि उसमें हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे जोड़ दिए गए जो उन्हें पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। उसके बावजूद हम अपना जो भी प्रदर्शन है विधानसभा चुनाव का, उससे नीचे नहीं जाते, हर बार उससे ऊपर जा रहे हैं। हम अपना प्रदर्शन सुधारते जा रहे हैं। और अब जो निगम चुनाव पिछला गया है, उसमें आपने आम आदमी पार्टी का जो प्रतिशत देखा है वो कितना नीचे गया है पिछले विधानसभा चुनाव से। इसको देखते हुए यदि यही ट्रेंड चलता रहा और जो इनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है पिछले समय के दौरान, उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो अब 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, और उससे पूर्व जो 24 में हमारा लोकसभा चुनाव है, 7 सीटें हम जीतेंगे। दिल्ली की बात कर लेते हैं, सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा जोर पर है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी है और किस तरीके से मैनेज होता है ये सारा का सारा प्रोग्राम? देखिए, दिल्ली में बड़े लंबे समय से कांवड़ यात्रियों के लिए विभिन्न संस्थाएं व्यवस्था करती आई हैं, और दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के कांवड़िए भी दिल्ली से होकर गुजरते हैं। केवल दिल्ली के कांवड़िए नहीं, इसलिए दिल्ली के जो शिविर है बहुत दिन पहले आरंभ हो जाते हैं। दिल्ली के कांवड़िए आना शुरू होते हैं जो सावन की शिवरात्रि का जल होता है उससे 2-3 दिन पूर्व, और उससे पूर्व एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन पूर्व जो उस मार्ग पर शिविर होते हैं जिसमें राजस्थान का, हरियाणा का कांवड़िया गुजरता है, वहां पहले से शिविर लगते हैं। तो शिविर में एक लंबे समय से व्यवस्था है कि जो दिल्ली सरकार का जो तीर्थ यात्रियों को लेकर जो विभाग बना हुआ है, वह कांवड़ के जो शिविर की व्यवस्था है, उसके टेंट की व्यवस्था है, वो उसका शुल्क देता है, उसका अनुदान देता है। बाकी भोजन की व्यवस्था और बाकी जो छोटी बड़ी सारी व्यवस्थाएं वो शिविर के संचालक करते हैं, और बड़े ही मनोभाव से, बड़े ही भक्ति भाव से लोग इन शिविरों में कांवड़ियों की सेवा करते हैं। रात को कांवड़ियों के पैर दबाते हैं लोग आकर, जिनके पैरों में छाले पड़े हुए होते हैं, जिनके पैरों में जख्म होते हैं, उनके पैरों में मेहंदी लगाते हैं कि उनको उन जख्मों के दर्द से राहत मिले, उन्हें ठंडक मिले। और लोग अपनी तरफ से भी, शिविर के संचालक जो व्यवस्था करते हैं, कुछ लोग फल दे जाते हैं, मिठाइयां दे जाते हैं, आइसक्रीम और भी चीजें अपने भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से देकर जाते हैं। तो ये सबका एक सामूहिक प्रयास है। संघ का भी काफी योगदान रहता है इसमें? देखिए, संघ सीधा किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है। संघ के विचारों से प्रेरणा पाकर उसके स्वयंसेवक समाज में अलग अलग संगठन चला रहे हैं। इस प्रकार से 40 से 45 संगठन तो दिल्ली में ही कार्यरत हैं। तो संघ के स्वयंसेवक दिल्ली में जितने भी धार्मिक संस्थाएं, जितने भी संगठन हैं, अधिकांश में आपको मिलेंगे, और कई तो संगठन ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से उसकी पूरी बॉडी में संघ के स्वयंसेवक ही चला रहे हैं। तो क्योंकि हमारा सिद्धांत भारत की जो संस्कृति और भारत के सनातन धर्म से, भारत की पुरानी संस्कृति से जुड़ा है, विचारों से जुड़ा है, हमारे वैदिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम भारत की जो भी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े पर्व हैं, संघ के लोग उसे मनाते हैं, उसे सशक्त करते हैं, उस परंपरा के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो था मेरा चुनाव को लेकर था। जी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। जी। हमेशा से एक ये रही है कि इतिहास ही रहा है कि एक बार कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, आपको लगता है कि इस बार इतिहास रचा जाएगा या इतिहास बदला जाएगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जब पिछली बार का राजस्थान चुनाव था तो मुझे राजस्थान जाने का अवसर मिला था। राजस्थान में जो परंपरा है, हर 5 साल पर सत्ता बदलती बदलती है, भले आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें।
तो उस चुनाव में मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो स्थानीय स्तर पर, बूथ स्तर पर प्रबंधन, जो उनकी चुनावी मैनेजमेंट है, इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा नेतृत्व था कि मुझे वहां पर जाकर यह विश्वास हुआ कि इस बार शायद राजस्थान उस अपने इतिहास को बदल देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। परंतु कुछ कारणों से हम उस बार सत्ता में रिपीट नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी आप उससे पिछले चुनाव को देखेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो कांग्रेस 50 से नीचे चली गई थी, और कोई भी पार्टी अगर राजस्थान में सत्ता आती है तो दूसरी पार्टी 50 से नीचे चली जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 70 के आंकड़े को पार किया था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। हम थोड़ा सा चूक गए थे, नहीं तो हम उस बार भी सरकार को बना लेते, हम रिपीट कर लेते। सीएम कैंडिडेट कोई फाइनल हुआ अभी तक राजस्थान? देखिए, सीएम कैंडिडेट हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी का नेतृत्व तय करता है। पार्टी नेतृत्व यदि निश्चय करेगा कि हम सीएम कैंडिडेट घोषित कर लड़ेंगे तो भी हम उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और यदि सामूहिक नेतृत्व और पार्टी के नाम पर राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर लड़ेंगे तो भी उतनी मजबूती से लड़ेंगे। अभी कोई फाइनल नहीं है? अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है, और ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। आपने अभी महिलाओं की बात की, मेरा अगला सवाल महिलाएं को लेकर था। महिलाओं की भूमिका राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और किस तरीके से बढ़ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज के आधुनिक समय में जब नारी हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ हर क्षेत्र में सहभागिता कर रही है, उसके साथ कंपटीशन कर रही है, तो राजनीति में भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब राजनीति में महिलाएं आगे आएंगी और उनका वर्चस्व भी उतना ही बढ़ेगा जितना आज पुरुषों का है, तो जो महिलाओं के प्रति आप देखते हैं अपराध हैं, जब शीर्ष पर एक महिला बैठी होगी, प्रशासन को लीड कर रही होगी, नेतृत्व कर रही होगी, तो निश्चय ही जो अधिकारी बैठे हैं उनकी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। लेकिन मैं उस मानसिकता का घोर विरोधी हूं। मैं व्यक्तिगत कहता हूं कि जो लोग अपनी पत्नियों को आगे बनाकर पीछे फिर वो पर्दे के पीछे से उन्हें चलाते हैं, एक बार यदि महिला किसी भी कारण से किसी भी संवैधानिक पद पर या स्थानीय लोकल बॉडी में निर्वाचित होकर आई है, उसे कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और यदि लोगों को ये दिख रहा है प्रत्यक्ष कि उसको पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा है, उसको स्वतंत्रता नहीं है, वो परिवार या पति के द्वारा संचालित हो रही है, तो ऐसी परिपाटी को समाज में स्वीकारता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है। केवल खाका भरना या एक महिला बिठा देनी कि हाँ ठीक है हमने प्रतिशत पूरा कर दिया महिलाओं का, वह इसका उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता। मेरा अगला सवाल बीजेपी से था। बीजेपी को अक्सर ये कहा जाता है एक चुनाव खत्म होते ही वो अगले चुनाव की तैयारी करने लग जाती है, इसी तरीके से उसका क्रम चलता है। जी। दिल्ली के चुनावों की क्या तैयारी चल रही है आपकी? मेरे ख्याल से लास्ट जो चुनाव आपके जो हुए हैं उसके बाद से कंटिन्यूसली आपकी तैयारी जो जोरों पर होगी, नो डाउट। आने वाले जो 2025 में दिल्ली के चुनाव है, कितना आपको लगता है कितनी अच्छी तरीके से आपकी पकड़ मजबूत है उसके अंदर? क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन भी अभी आप करंट में जो है उसके अंदर बीजेपी का जो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव आप बेशक कहें कि आम आदमी पार्टी हमसे सीटें अधिक ले आई, लेकिन बहुत अधिक दोनों के सीटों में अंतर नहीं रहा था। इतना अधिक अंतर नहीं था कि यदि थोड़ा सा और प्रयास हमारी तरफ से हो जाता तो हम शायद उनको इस चुनाव में भी हरा लेते। प्रयास की कमी के लिए ही मैंने कहा कि और बीजेपी निरंतर प्रयास ही करती है आने वाले चुनावों के लिए, तो फिर भी कहीं पर कमी रह गई है। देखिए, कुछ ना कुछ कमियां हर हार में होती हैं, और एक जिम्मेदार संगठन उसकी समीक्षा करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के स्थान पर चिंतन बैठक आयोजित करता है, और हम बहुत गंभीरता से उसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए हर हार के बाद आप देखेंगे हमारे अगले परिणाम उससे बेहतर होते हैं। आप हमारे प्रतिद्वंदियों को, हमारे विरोधियों को देखिए, अगर हार रहे हैं तो निरंतर हार रहे हैं, उनके हाथ से एक के बाद एक राज्य निकला जा रहा है। वो अपने नेतृत्व की विश्वसनीयता, जो विश्वसनीयता है, उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास नेतृत्व की विश्वसनीयता को बचाने की लड़ाई नहीं है। ठीक है, आप 10 राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो एक में हार भी सकते हैं, लेकिन हमारा हार का प्रतिशत इतना नहीं है। हम एक राज्य हारते हैं तो 3 राज्य जीतते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर समीक्षा करती है और 12 महीने कार्यरत रहती है। हमारा कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करता। हम बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता है उसको लेकर हमेशा सजग रहते हैं। वर्ष भर हमने एक श्रेणी बना रखी है कि कार्यक्रमों की, यह कार्यक्रम बूथ पे करना अनिवार्य है। हमारा बूथ का डाटा ऐप के जरिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेताओं से हमेशा जुड़ा रहता है। वो हमेशा देख सकते हैं किस बूथ पर हम कमजोर है, किस बूथ पर कितने कार्यकर्ता है, किस बूथ पर युवाओं की कमी है, किस बूथ पर महिला अधिक है या कम है। तो इस प्रकार हम पूरा
जो एक मैनेजमेंट के स्तर पर काम करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कि बूथ पे भी, बूथ के अंदर हम, जो पन्ना प्रमुख की बीजेपी की सोच है कि एक वोटर लिस्ट के एक पेज का हम प्रमुख एक कार्यकर्ता को बनाते हैं, वो उस घरों की, उस पेज पर जितने वोटर हैं उनकी चिंता करता है, उनसे निरंतर संपर्क में रहता है। और हमारे वर्ष भर में चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम, जो बड़े कार्यक्रम है, उस सारे बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता उन घरों से संपर्क करता है। हमारी प्रचार सामग्री, हमारी सोच, हमारी उपलब्धियां, सब कुछ उन तक पहुंचती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल सोशल मीडिया को लेकर था। जी सोशल मीडिया की बहुत भूमिका रही है जी। चुनावों में भी और रियल जिंदगी में भी। आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कार्यकर्ता जो होता है उसकी जगह ले चुका है? क्योंकि एक समय पर हम कार्यकर्ता देखते थे, वो जमीनी स्तर से जुड़ा रहता था, जी हर एक से बात करता था। जी। उसकी जगह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया लेता जा रहा है, कार्यकर्ता वो छुप गया वहां पर। देखिए, सोशल मीडिया एक संपर्क का माध्यम है, आधुनिक संपर्क का। प्राचीन काल में संपर्क व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति से होता था। अब तकनीक के द्वारा संपर्क अब भी व्यक्ति ही कर रहा है। यदि सोशल मीडिया पर मैं अपनी आईडी के द्वारा कोई पोस्ट कर रहा हूं और उस पर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसे लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, इसका मतलब आपके द्वारा एक प्रतिक्रिया की जा रही है मेरी पोस्ट पर। तो व्यक्ति की भूमिका यहां नगण्य कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया जो भी ऑपरेट किया जाता है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है। लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसमें व्यक्ति की भूमिका कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि नगण्य हो जाएगी। और सोशल मीडिया पे हम जिन गतिविधियों को, जिन कार्यक्रमों को हम शेयर करते हैं, लोगों के साथ बांटते हैं, वो कार्यक्रम आयोजित तो हमारे द्वारा किए जाते हैं, वह कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, हमारी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो कहीं पर भी यहाँ पर व्यक्ति, संगठन, कार्यकर्ता, इनकी भूमिका कहीं भी नगण्य नहीं हो जाती है। अगला सवाल मेरा पार्टी से लेकर था। आप एक सीनियर नेता है, आपको कितना सपोर्ट मिलता है अपलाइन से, और कितना आप चाहते हैं कि उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए आने वाले चुनावों में जनता के लिए? किस तरीके से आप उनको सपोर्ट का बताएंगे? और मैं ये अगला क्वेश्चन इसके साथ में एक और ऐड करूंगा कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो जनता तक किस तरीके से पहुंचती हैं, उसका क्या माध्यम है? देखिए, आज वर्तमान में जो केंद्र में सरकार चल रही है और बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कम से कम इन सरकारों के विषय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इन सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, बंदरबांट, भाई भतीजावाद, पक्षपात है। और जो एक कमीशन का खेल चलता था पहले, किसी भी योजना के लाभार्थी से लोग उससे एक निश्चित शुल्क लेते थे, उसके बाद उस योजना का लाभ पहुंचता था। जैसे कि बहुत से राज्यों में हमने देखा कि केंद्रीय योजनाओं के आरंभिक दौर में क्रियान्वयन में बहुत से ग्राम प्रधानों के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भ्रष्टाचार की सूचनाएं आई। सरकार ने समय रहते उनमें सुधार किया, उसके ढांचे को मजबूत किया, और किस प्रकार से हम सीधे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की योजना शुरू की। आज भारत में इस सरकार के द्वारा, मोदी जी के सरकार के द्वारा, जितना बड़ी मात्रा में डायरेक्ट लाभार्थी के पास, उसके खाते में जो लाभ पहुंचता है, ऐसी पूर्व में कभी कोई योजनाएं बनाई नहीं गई। यहाँ तो वो समय था कि एक प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ गया था कि अगर हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों तक 15 पैसा पहुंचता है। तो आज 1 रुपया यदि भेजा जाता है तो सीधा खाते में 1 रुपया ही पहुंचता है। 85 भी नहीं, 95 भी नहीं, 90 भी नहीं, सीधा 1 रुपया पहुंचता है। यह इस सरकार की उपलब्धि है। इसने लोगों के मध्य बिचौलियों को खत्म किया, इसने पक्षपात को खत्म किया। किसी भी योजना में किसी भी राजनीतिक पक्षपात को आप नहीं देखते हैं, किसी भी तरह के भाषाई पक्षपात को, लैंगिक भेदभाव को, धार्मिक भेदभाव को। सभी वर्गों में आप जाएंगे, किसी न किसी योजना का लाभार्थी आपको मिलेगा। तो इस सरकार ने उस पक्षपात को समाप्त करके समस्त भारतीयों को एक दृष्टि से देखने का काम किया है, और इसी को ही सुशासन कहते हैं, इसी को ही स्वराज कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र तक कैसे पहुंचती हैं आपकी योजनाएं? ग्रामीण क्षेत्र के पास सोशल मीडिया नहीं है। देखिए, योजनाएं कभी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंचती। नहीं, प्रचार तो सोशल मीडिया के थ्रू ही किया जाता है। योजनाओं का प्रचार एक अलग विषय है। आप योजना के लाभार्थी तक कैसे पहुंचे? भारत में प्रशासन का जो ढांचा है वो निचले स्तर पर ब्लॉक तक जाता है, और ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारे गांव होते हैं। तो जो ब्लॉक का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी जिसे बोलते हैं, वह बीडीओ
स्थानीय ग्राम प्रधानों और क्षेत्रीय जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से गांव तक उन योजनाओं को पहुंचाता है। यह पूरा एक व्यवस्था का ढांचा है जिसके माध्यम से योजनाएं गांवों तक पहुंचती है। अगला सवाल मेरा जनता को लेकर है। जनता को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं आने वाले पॉलिटिक्स के लिए, और उनके यूथ के लिए क्या क्या संदेश आपका होगा कि वो और पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करें, या पॉलिटिक्स उनके लिए लाभदायक है? देखिए, भारत में हमेशा से जो युवा बहुत अधिक शिक्षित हैं या तकनीकी क्षेत्र में उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है, उनके लिए राजनीतिक क्षेत्र को हमेशा से ऐसा समझा जाता है कि राजनीति उनके लिए नहीं बनी। एक ऐसा कार्यक्षेत्र जहां पर माना जाता है कि छल कपट वाले लोग अथवा आपराधिक मानसिकता वाले लोग जो दबंगई कर सकते हैं, गुंडई कर सकते हैं, उनका क्षेत्र है, भ्रष्ट लोगों का क्षेत्र है। तो जो युवा समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता है, साथ ही साथ अपने लिए भी करना चाहता है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, वह राजनीति में आने से बचता है। लेकिन इसी का लाभ उठाकर गलत लोग राजनीति में काबिज होते चले गए। एक ऐसा देश जहां हम कल्पना करते हैं कि विश्व के अग्रणी 10 देशों में हम उस समय कम से कम खड़े रहे होंगे, आज तो हमारी गिनती चौथे 5वें स्तर पर होती है। अनेक अनेक पायदानों पर, आर्थिक महाशक्ति के तौर पर, सैनिक महाशक्ति के तौर पर, तकनीकी तौर पर आज हम टॉप 5 देशों में हैं। लेकिन उस समय कम से कम टॉप 10 देशों में तो रहे होंगे। ये चीजें ना हो, परिवारवाद, वंशवाद की सीढ़ी चढ़कर गलत लोग सत्ता में बैठें और वो वैसे समाज का निर्माण करें जैसा समाज हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है। वैसा समाज जो जंगल राज को, जो भ्रष्टाचार को, जो अपराध को बढ़ावा देता है, और जिस समाज के ढांचे को लेकर हम कम से कम विश्व में सिरमौर तो नहीं बन सकते, हम केवल संघर्ष करते रह जाएंगे, विकासशील देश ही बने रह जाएंगे, कभी विकसित नहीं बन सकते। अगर आपको भारत को टॉप पर ले जाना है, आपको डेवलप कंट्री के साथ खड़ा करना है, तो कम से कम राजनीति में अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। ये सैक्रिफाइस ऐसा नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने किया, नहीं, उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया। आजादी मिल जाने से सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता। आपका देश विश्व में किस पायदान पर खड़ा है, किस परिस्थिति में खड़ा है, भविष्य की उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसको जानकर समझकर यदि आप अपना भविष्य संवारने में ही लगे रहेंगे, देश और समाज की चिंता नहीं करेंगे, तो आपको एक समझदार और सजग नागरिक कोई नहीं कह सकता। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, उससे तो अनपढ़ व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। आखिरी में राजनीति.com पोर्टल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नमस्कार। राजनीति.com के विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं मनोज अग्रवाल जी को, मोहित क्वात्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस राजनीति.com के लिए, इस पोर्टल के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अनेक मैंने पोर्टल देखे हैं, वह सब केवल चर्चित और प्रतिष्ठित चेहरों को ही सामने लाने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूं कि यह जो राजनीति.com है, समाज में सही अर्थों में धरातल पर जो उभरते हुए राजनेता संघर्ष कर रहे हैं, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सही अर्थों में पत्रकारिता इसी को कहते हैं जो सही और गलत सभी पक्षों में निष्पक्षता के साथ जनता के सामने लेकर जाए। पत्रकारिता एक आईना है, हम उसमें ये तय नहीं कर सकते कि कैसा चेहरा हम दिखाएंगे, हम समाज को दोनों चेहरे दिखाएंगे, सही गलत समाज निर्णय करेगा उसे किस ओर जाना है। यही पत्रकारिता है, सिक्के के दोनों पहलू दिखाना। और राजनीति.com बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसको बधाई। तो ये थे हमारे साथ अशोक यादव जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम। नमस्कार।